नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। तमिलनाडु में थलपति विजय की आंधी आई है। थलपति विजय जिन्होंने पहली बार पार्टी बनाई और पहली ही बार पार्टी ने चुनाव जीता और वो भी बड़ी जीत हासिल की है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी हुई है। हालांकि अभी बहुमत से बहुत ही थोड़ा सा दूर है। बहुमत के लिए हो सकता है किसी से इनको गठबंधन भी करना पड़े, लेकिन ये आप समझो इतना बड़ी पार्टी, वो भी पहली ही बार में आना। तो अब समझो इतनी बड़ी पार्टी है तो ऑब्वियस सी बात है मुख्यमंत्री का पद तो इन्हीं के पास रहेगा, चाहे जिससे भी ये गठबंधन करेंगे। तो पहली ही बार चुनाव लड़ना और पहली ही बार मुख्यमंत्री बन जाना, ये किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। और इनका करियर भी फिल्मी रहा है। तो आप जानते हो इनको थलपति विजय के नाम से काफ़ी फेमस हैं। ये एक्टर विजय जोसेफ, इनका पूरा नाम तो वैसे विजय जोसेफ चंद्रशेखर है। और इनकी पार्टी जो टीवीके पार्टी थी, टीवीके पार्टी आज के टाइम पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 107 सीटों पर ये लीडिंग के साथ टॉप पर चल रही है। इसके बाद गठबंधन वाली चाहे अन्ना द्रमुक हो, वो 53 पर चल रही है। डीएमके प्लस अगर बात करें तो वो 66 पर चल रही है, जो कि पिछली बार गवर्नमेंट में थी, मतलब एमके स्टालिन वाली पार्टी। एमके स्टालिन खुद अपना चुनाव हार गए हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो अपनी ही सीट गंवा बैठे हैं। तो ये स्थिति है आज के टाइम पर। 118 बहुमत के लिए चाहिए और 107 प्लस चल रहे हैं ये। इनको कुछ सीटों के लिए अभी और गठबंधन करना पड़ सकता है। इनको सरकार में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए कुछ सीटों के लिए जरूरत पड़ेगी और पार्टियों की। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग, मतलब इनकी पार्टी की तरफ से आया बयान कि कांग्रेस के संपर्क में है, तो उसके बाद ये गठबंधन पर सरकार बनाएंगे। लेकिन इनका करियर कैसा रहा है, क्या स्ट्रेटजीज रही हैं जिसकी वजह से ये सत्ता में आ पाए, पहली ही बार में सत्ता में आ गए? क्या घोषणाएं इन्होंने की थी, क्या इनका घोषणा पत्र था और किसने स्ट्रेटेजी तैयार की थी, ये पूरा जानकारी आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, बंगाल चुनाव पर एनालिसिस की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड बनकर आ रहा होगा, उसको देख लीजिएगा, या फिर वीडियो के एंड में मैं आपको छोड़ दूंगा एंड स्क्रीन, उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए, थलपति विजय या विजय जोसेफ चंद्रशेखर इनका पूरा नाम है। और इन्होंने 2024 में ही अपनी पार्टी बनाई थी और 2026 में पहली बार चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत भी हासिल की हुए हैं। वो भी बड़ी बड़ी जो पुरानी जो पार्टियां थी, इतनी पुरानी उन सबको पटखनी देते हुए। पहले इनके फिल्मी करियर की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई, फेमस होना वहीं से शुरू हुए। तो देखिए, शुरुआत में ही ये चाइल्ड एक्टर के रूप में भी काम करने लगे थे, क्योंकि इनके पिता और माता दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। इनकी माँ का नाम शोभा चंद्रशेखर था, जो पार्श्व गायिका थी, प्लेबैक सिंगर थी। और इनके जो पिता थे वो डायरेक्टर थे, एस.ए. चंद्रशेखर। तो मतलब बचपन से इनका फिल्मों में लगाव रहा ही है, पूरा पारिवारिक। 1992 में इन्होंने डेब्यू किया। लगभग 3 दशक तक इनका फिल्मी करियर रहा। हालांकि 2024 में इन्होंने फिल्मी करियर से भी संन्यास की घोषणा कर दी। लास्ट फिल्म इन्होंने 2024 में शूट की थी। उसके बाद फिर इन्होंने कह दिया कि हम फिल्मी करियर छोड़ रहे हैं, पूरी तरीके से राजनीति में आ रहे हैं। और इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला है। इनकी प्रमुख फिल्मों में आपने लियो देखा होगा, थुपक्की, कत्थी, मर्सल, बिगिल और लास्ट जो फिल्म थी जननायकन थी। ये शायद रिलीज नहीं हो पाई और कुछ कारणों की वजह से इस पर बैन लगाया गया था। लेकिन अब ये जब खुद ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उम्मीद है कि ये फिल्म पर बैन हटेगा भी। जननायकन देखने को मिलेगी 2026 में, हो सकता है। खैर, इन्होंने 2024 में टीवी के नाम की पार्टी बनाई, तमिलगा वेंडी कड़गम। उसके बाद 2026 में पहली बार चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ते ही ताज़ा रुझानों में स्थिति ये है कि ये टॉप पर चल रहे हैं। इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा रही कि आप समझिए कि इन्होंने ये कह दिया था बस कि अपने घरों के सामने सीटी बना बना करके रखिएगा। इनका चुनावी चिन्ह था सीटी। तो सब लोग, इनके जो फैंस लोग थे, वो घरों के सामने सीटी, कोई टांगना, कोई बनाना, कोई इसको लेकर करना। मतलब कि आप जानते हो साउथ में जो एक्टर वगैरह होते हैं उनको भगवान की तरह पूजा जाता है, उनके मंदिर बनते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स पर दूध चढ़ाए जाते हैं। तो साउथ में ऐसा होता है, वहाँ पर हीरो वगैरह को गॉड की तरह माना जाता है। एमके स्टालिन, जो कि डीएमके पार्टी से थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये खुद अपनी सीट से हार चुके हैं और 8000 वोटों से हारे हैं, बड़े वोट से हारे हैं विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अपनी सीट खुद गंवा बैठे हैं। इनकी पार्टी में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी शिकायतें भी आ रही थी। मतलब आप समझो कि स्टालिन के ही, जिन्होंने डेंगू मलेरिया कह दिया था सनातन धर्म को, उसके बाद सनातन धर्म को लगातार टारगेट करना, गालियां देना, ये सब चीज़ें, और वो भी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आप जानते हो सबसे ज़्यादा मंदिरों वाला राज्य है। तो
ऐसे जगहों पर हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को लगातार टारगेटेड हमले करना, अटैक करना, तो ये जो है इससे जनता त्रस्त थी और उसका फायदा उठाया एक नई पार्टी ने आकर के। नई पार्टी में लोगों को नई उम्मीद दिखी, नई राह दिखी और उसके बाद बाकी इनकी जो घोषणाएं, जो स्ट्रेटजीज थी, उन्होंने काम कर दिया। थलपति विजय ने, इन्होंने चुनाव को ना कुछ नए तरीके से, बिल्कुल जैसे फिल्मी स्टाइल होता है ना, उसी टाइप में इन्होंने सामने प्रेजेंट किया। एक तो इन्होंने अपना चुनावी रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर को चुना, बिहार से आए। प्रशांत किशोर वही जिन्होंने अभी खुद की पार्टी जब बनाई थी, बिहार में चुनाव लड़ा था तो वो हार गए थे, खाता भी नहीं खुल पाया था। उनको इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करवाने के लिए बुलाया। देखो, नो डाउट प्रशांत किशोर भी पहली बार ही लड़े थे, पूरी सीटों पर लड़े थे, लेकिन चुनाव खुद लड़ना और चुनाव लड़वाने के लिए स्ट्रेटजीज तैयार करना, दोनों में अंतर होता है। और स्ट्रेटजी तैयार करवाने में प्रशांत किशोर को महारत हासिल है और उसकी वजह से ही वो जाने जाते थे। ये तो पहली बार हुआ था जब उन्होंने खुद ही राजनीति में कूदने का फैसला लिया था और मुँह की खाए भी थे, लेकिन उन्होंने इनके लिए स्ट्रेटजीज वगैरह तैयार की। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज कैसे कैसे रही, इसको समझते हैं। देखिए, थलपति विजय ने भले ही 2024 में अपनी पार्टी बनाई, लेकिन ये समाज सेवा 20 साल से करते आ रहे हैं। बताया जाता है कि जिस प्रकार से कोई चुनावी पार्टियां, कोई राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, उनके कई स्टेप में वर्कर्स डिवाइडेड होते हैं और ग्रास रूट लेवल तक पहुंचते हैं जन सेवा करने के लिए, इसी प्रकार से इनके जो फाउंडेशंस थे या इनकी पार्टी के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस था, कुछ इस प्रकार से इन्होंने बना रखा था कि उसके भी कई स्टेप थे। मतलब जिला लेवल पर, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पर, गांव स्तर पर, यहाँ तक मतलब पूरा एक इकोसिस्टम इनका 20 साल से लगभग बना आया था। और लगातार ये बाढ़ में अगर आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो उसमें सब में मदद किया करते थे। तो इस वजह से भी इनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी पहले बनी हुई थी। और बाकी इनकी जो फिल्में आती थी वो भी समाज से, डायरेक्ट ग्रास रूट से और बेसिक जो मुद्दे होते हैं जनता के, गरीब जनता के, इनसे जुड़े हुए होते थे। तो ये इनकी इमेज बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। और इसके अलावा इन्होंने अपने आप को समाज से कनेक्टेड दिखाया। मतलब बाकी जो लोग आते थे, बाकी अगर कभी देखो, रजनीकांत भी चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। इसके अलावा एक और साउथ के बड़े एक्टर हैं कमल हसन, ये सब भी चुनाव में आने के मतलब की घोषणा कर चुके हैं कि हाँ हम आएंगे, लेकिन उन सबको पता चल गया कि भाई इतना बड़ा रिस्पांस नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने जो कर दिखाया है ना, वो अभूतपूर्व है। तो देखिए, इन्होंने अब चुनावी घोषणा पर आते हैं डायरेक्ट, इन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी। इनकी घोषणाएं भी कंट्रोवर्शियल रही कुछ, मतलब आपको भी लगेगा यार ये कहाँ तक चला गया। देखिए, महिलाओं के लिए इन्होंने कहा कि 2500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता करेंगे। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, 2500, 2000, 3000 आजकल सभी पार्टियां अनाउंसमेंट कर रही हैं और ये खुलेआम चल रहा है फ्रीबीज। लेकिन ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। इन्होंने कहा शादी के लिए लड़कियों को 8 ग्राम सोना देंगे, गोल्ड 8 ग्राम तक गोल्ड देंगे। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा अगर शिशु पैदा होता है तो नवजात शिशु को एक एक अंगूठी भी देंगे गोल्ड की। मतलब 2-3 ग्राम की, 2.5 ग्राम की जो भी होगी, वो अंगूठी भी एक मिलेगी। नवजात शिशु को एक गोल्ड की अंगूठी और शादी के लिए 8 ग्राम सोना। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है। अब कैसे देंगे, क्या देंगे, वैसे तो इनके पास क्योंकि एक्टर रहे हैं, सिनेमा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो पैसे की कमी है नहीं। राजनीतिक गलियारों से भी आएगी जो, वो सो अलग। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घोषणा कर देना, ये फ्रीबीज की घोषणा करना, और किस हिसाब से शुरुआत हुआ है, ये एक प्रकार से एनालिसिस का विषय है। और इस पर कहीं ना कहीं कानून आना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीबीज कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब मान लो ये 8 ग्राम सोने का अनाउंसमेंट कर दिए हैं, कल को दूसरा पार्टी आएगा, वो 10 ग्राम सोना, 15 ग्राम सोना की बात करेगा। फिर तो वही बात हुआ ना कि राजकोष पूरा पूरा खाली कर दो इसी सब में। जो टैक्स पेयर हैं, जो कमाते हैं, टैक्स भी लिमिटेड लोगों से लिया जाता है, ऐसा तो नहीं एक सब से लिया जाता है। जो लिमिटेड लोगों से टैक्स लिया जाता है उसको तुम सभी लोगों में, ऐसे लोगों में बांट रहे हो फ्री में, तो फिर जो लिमिटेड लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ऑब्वियस सी बात है बुरा तो लगेगा ही। फिर कल को फिर वो भी कुछ ना कुछ टैक्स चोरी करना या इधर उधर करने की कोशिश करेंगे या फिर विरोध करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये फ्रीबीज कल्चर बढ़ता चला जा रहा है। और अब दक्षिण भारत में तो सोने तक पहुंच गया है, गोल्ड तक। खैर, सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी करने की इन्होंने घोषणा की है। निश्चित समय सीमा में जाति और जन्म प्रमाण पत्र बनाने की घोषणा की है। युवाओं को रोजगार देने के लिए 25 लाख तक कोलेटरल फ्री लोन देने के लिए इन्होंने बात की है। प्राइवेट सेक्टर में 75% तमिल लोगों के लिए आरक्षण करने की बात की है, कि प्राइवेट सेक्टर में
जो कंपनियां होंगी उसमें 75% सीटें रिजर्व रहेंगी तमिल के लोगों के लिए, मतलब लोकल्स के लिए। याद होगा आपको, कुछ ऐसा ही हरियाणा में एक बार आया था, जिसको लेकर के हरियाणा हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा था, जब गुरुग्राम की कंपनियों ने विरोध जारी करना शुरू कर दिया था कि भाई हम कैसे केवल हरियाणा के ही लोगों को यहाँ कंपनी में रखें। गुरुग्राम में है IT कंपनियाँ और वहाँ पहुँच गए ठेठ हरियाणवी बोलने वाले, तो फिर पता लगेगा उनको उस हिसाब से वर्क पावर नहीं मिल पाएगी जो उन्हें चाहिए IT कंपनियों को। तो ऐसे ही अब देखना होगा इस 75% का जनता या कहें कि वहाँ की कंपनियां किस प्रकार से स्वागत करती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। इनके दो ये जो वादे थे, शादी के लिए लड़कियों को 8 ग्राम सोना देना और नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देना, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहे, लेकिन फाइनली जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो फिर भाई सात खून माफ वाली बात है। तो इसके अलावा अब इनकी स्ट्रेटजीज पे आते हैं कि इन्होंने देखो, ये जब जाते थे, क्योंकि एक्टर हैं भाई और इनका पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो कई बार ये भी हो जाता था इनकी रैलियों में 1-2 बार केसेस भी आए कि लोगों की मृत्यु भी हो गई थी भगदड़ की वजह से। तो लिमिट कर दिया गया था इनकी रैलियों में, ये कह दिया गया था कि भाई 500 से ज़्यादा लोग नहीं बुला सकते हो। तो इन्होंने पूरा फोकस किया अपना डिजिटल कैंपेनिंग पर, डिजिटल कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया। आप भी 2024 में शुरुआत में देखे होंगे, 2024-25 के आसपास में थलपति विजय का खूब मतलब वही रील चल रही थी, खूब इंस्टाग्राम पर, उसके बाद फेसबुक पर, यूट्यूब पर खूब वही थलपति विजय वाला चल रहा था सीन। दूसरी बात, इन्होंने 60-40 का फॉर्मूला अपनाया सीट के डिस्ट्रीब्यूशन में। जो सीटों को बंटवारा इन्होंने किया, तो जो पुराने लीडर्स थे जो बाकियों से आए हुए थे, बाकी पार्टियों से, क्योंकि इनकी पार्टी तो नहीं थी, उनमें 60% सीटें दी और 40% सीटें जो पॉपुलर फेसेस थे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, चाहे वो कोई और समाज सेवा से जुड़े हुए लोग थे, जो मतलब फेमस चेहरे थे, उनको इन्होंने सीट बांटा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक भी ये गैदर कर सके। और ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पहले से ही बना था, जन सेवा के लिए, आपदा के लिए, गरीबों की मदद के लिए, सेवा के लिए, स्कूल कॉलेजेस वगैरह के लिए, अनाथों की हेल्प के लिए, तो उसका भी इनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिला। और यूथ की अपील, सबसे बड़ी बात, ये एक खुद युवा नेता लगे लोगों को और यूथ से इन्होंने खूब अपील किया और यूथ की कनेक्टिविटी आई। और लगभग तमिलनाडु में बताया जाता है कि 2 करोड़ जनता जो है वो यूथ है, उन सब ने खूब भर कर के सपोर्ट किया। इस वजह से इनको जीतने में मदद मिली और जनता भी त्रस्त थी, वो भी पुराने जो लोग थे उनसे भी मतलब ऊब से गए थे। और दूसरी बात, जैसे DMK पार्टी है, अब जो लोग वृद्ध लोग हैं, जो लोग पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, DMK पार्टी जो सरकार में है वो उन डेंगू मलेरिया बोल रही है सनातन धर्म को, तो इससे बूढ़े बुजुर्ग खिन्नित हुए। उसके बाद फिर जो यूथ थे वो उस प्रकार से पहले से इनके तरफ कनेक्टेड, तो मतलब यूथ भी कनेक्टेड और बुजुर्ग भी कनेक्टेड, तो इस वजह से इनको ये जीत हासिल हुई, इतनी बड़ी जीत हासिल हुई पहली ही बार में। वरना पहली ही बार में कोई पार्टी आती है तो आप समझ सकते हो प्रशांत किशोर का एग्जाम्पल लेकर कि किस प्रकार से उसका हिसाब किताब रहता है, मतलब दूसरे तीसरे नंबर पर रहती हैं अक्सर, लेकिन पहली बार में इतना जीतना, 107-8 प्लस सीटें जीतना, तो बहुत बड़ी बात है। खैर, 5 राज्यों में चुनाव थे, तो मैंने आपको पश्चिम बंगाल पर वीडियो दी है, उसको आप देख सकते हो, तमिलनाडु पर वीडियो हो गई। इसके अलावा केरल में UDF को बहुमत मिला है, जो कांग्रेस की पार्टी वाली मतलब गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस ने 62 सीटों पर, CPIM ने 24, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। असम में हेमंता सरकार जो है ये फिर से रिपीट हुए हैं, हेमंत विश्व शर्मा BJP की, जिन्होंने कहा था कि पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बनाएंगे वो। इसके अलावा पुडुचेरी में BJP की गवर्नमेंट आ गई है फिर से, तो असम और पुडुचेरी में और पश्चिम बंगाल में BJP अगेन है, और केरल में कांग्रेस, और यहाँ पर TVF। तो ये 5 राज्यों के नतीजे रहे। कुल मिलाजुला करके BJP आज के टाइम पर पूरे भारत में 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी में अगर बात करें तो 22 जगहों पर राज्य और यूनियन टेरिटरी मिला करके BJP और प्लस NDA की सरकार आ चुकी है 22 जगहों पर, मतलब 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर केवल ऊपर में 3-4 राज्य जो हैं ये छूट रहे हैं, नीचे में 4 राज्य छूट रहे हैं, ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसके अलावा यहाँ पर मिजोरम छूट रहा है और झारखंड छूट रहा है, बाकी सब जगहों पर BJP है, भारतीय जनता पार्टी। शायद ये पीक टाइम है इनका। लास्ट किला बचा था पश्चिम बंगाल का, जिसको अभी तक अभेद्य रहा था, वो भी इस बार भेदने में कामयाब रही है BJP। तो इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको पश्चिम बंगाल की एनालिसिस मिलेगी। ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल ये दोनों की जोड़ी जो है ऐतिहासिक रही है और 2 सीट से BJP को
22 जगहों पर 22 राज्यों में सरकार बनाने में ये लोग पहुंचाने में काफ़ी अहम रोल निभाए हुए हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताना। जनवरी से मार्च तक की 3 महीने की ई बुक आ चुकी है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको 3 महीने की ई बुक मात्र 49 में मिल जाएगी। आप इस ई बुक को, जिसमें 2000 प्लस क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, प्रश्नोत्तर माध्यम में, और हर चीज़ मतलब स्टैटिक्स भी दिए गए हैं। इस ई बुक को आप ले सकते हो MZT ऐप से जा करके। ऐसे ही मंथली, 6 मंथ की और ईयरली भी ई बुक्स अपनी आती हैं। ये सब आप MZT ऐप से जाकर ले सकते हो। और लेखपाल का एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ गया है, तो लेखपाल के लिए ये तीनों सेट आप ले सकते हो। 3 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होना है। MZT ऐप पर सारा कुछ मिलेगा। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप से UPI के माध्यम से आप ई बुक ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।